हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर भी क्लिक कीजिए। आज हम नवंबर 2017 के एजुकेशन पेपर के पेपर सेकंड में आए हुए रिसर्च मेथडोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। Question number 36. An investigator uses two matched groups to compare effectiveness of two methods of teaching science. This study would come in the ambience of एक अन्वेषक विज्ञान शिक्षण की प्रभाविता की तुलना के लिए दो सुमेलित समूहों का उपयोग करता है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किस परिधि में आता है? मतलब हमें यहाँ 4 स्टडीज़ दे रखी हैं, 4 रिसर्च के टाइप दे रखे हैं। उनमें से बताना है कि जो ये ऊपर वाला केस है जहाँ पर एक रिसर्चर ने 2 मैच्ड ग्रुप लिए हैं और उसको वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कंपेयर कर रहा है। पहले तो क्या है, उसने 2 मैच्ड ग्रुप्स लिए हैं टू कंपेयर द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ 2 मेथड्स। और क्या मैच कर रहा है वहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस किस चीज़ की? 2 मेथड्स की। तो ये किस स्टडी के अंतर्गत आएगा? इसका क्लियर आंसर है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। पर क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमारे पास नॉर्मली 2 या 1 या 3 या और भी बहुत सारे टाइप्स के ग्रुप होते हैं जिन पर हम किसी एक चीज़ का या 2-3 चीज़ों का प्रभाव देखते हैं। मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पे, इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करके रखते हैं, कुछ को मैनिपुलेट करते हैं, और जो वेरिएबल हम मैनिपुलेट करते हैं उनमें चेंजेस को, जो हमारा इंटरवेंशन होता है उसके थ्रू चेंजेस को बाद में हम कंपेयर करते हैं प्रायर से, या फिर आपस में दोनों ग्रुप्स के जो भी एक का जैसा भी मैनिपुलेशन रहा। जैसे हमने एक ग्रुप को पढ़ाया किसी अच्छे मेथड से, किसी न्यू मेथड से, एक को लेक्चर टेक्निक से पढ़ाया, तो उन दोनों ग्रुप को हम वहाँ पर मैच करेंगे कि उनकी जो भी टीचिंग थी, मतलब बाद में अचीवमेंट, वो कैसा रहा। तो इसका क्लियर आंसर है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। बट अब यहाँ पर हमारे पास और 3 ऑप्शंस भी हैं, जैसे कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव एंड फिनोमेनोलॉजिकल। तो ये होती क्या है? कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी होती है एक्स पोस्ट फैक्टो, माने कार्य कारण आधारित तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पे किसी घटना के होने से पहले और उसके बाद में, जैसे एक्सपेरिमेंटल में हम कंपेयर करते हैं वैसे ही यहाँ कंपेयर किया जाता है, पर बस इतना अंतर रहता है कि उन वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन की जा सकती है, यहाँ पर जो मैनिपुलेशन है वो हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि पेरेंट्स के बुरे व्यवहार का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर पेरेंट्स का जो बुरा व्यवहार है उसको हम मतलब एज अ वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये एथिकल नहीं है। तो हम बस जो प्रेजेंट वेरिएबल है उसी के साथ में हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका अचीवमेंट कैसा है, और जिनका बेकार व्यवहार है उनका अचीवमेंट कैसा है। तो ये कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज़ कहलाती हैं, जहाँ पर हम केवल कंपैरिजन करते हैं पर किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट या इंटरवेंशन हम नहीं करते हैं। अब है थर्ड है डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडी। यहाँ पर केवल जो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं उनकी हम वर्णन करते हैं किसी प्रकार से, जैसे उसमें कंपैरिजन भी हो सकता है या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स का अध्ययन हो सकता है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडी में आ गया। यहाँ पर नॉर्मली मेन चीज़ ये रहती है थर्ड वाले केस में कि इसमें जो सैम्पल साइज़ रहता है वो हमारा बड़ा रहता है। अब फोर्थ है फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़। ये स्टडी किसी तथ्य को पता करने के लिए, किसी फिनोमेना या किसी घटना क्रिया का जो मूल अध्ययन है उसके लिए की जाती है कि किसी भी घटना की घटित होने के पीछे क्या कारण रहे हैं। तो इसमें जो एक्सपीरियंस है किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया जाता है। ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप की स्टडी रहती है। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका फर्स्ट आंसर क्यों करेक्ट है।
Question number 37. Which of the following research type is most useful for the government in planning policies? गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ प्लान करती है उसके टाइम पर इनमें से कौन सी रिसर्च टाइप है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा? तो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। कोरिलेशनल स्टडीज़, ये जो स्टडीज़ हैं इसमें मेनली किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन या सहसंबंध, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, उसको हमें पता करना होता है कि कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन क्या आ रहा है। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ किसी व्यक्ति, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, उससे रिलेटेड उसमें सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, मतलब जितनी भी उस वेरिएबल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में कवर कर ली जाती हैं। पर यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ नहीं किया जाता है, ये केवल उस वेरिएबल या उस पर्सन से या उस ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होता है, यह एक वर्णन होता है इसमें। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम, जैसा कि अभी पहले भी बताया, किन्हीं वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, कुछ को मैनिपुलेट करते हैं और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर उनका प्रभाव देखा जाता है कि मैनिपुलेशन का इन पर क्या प्रभाव रहा। फोर्थ है हिस्टोरिकल स्टडीज़। इसमें जो हिस्ट्री यानी कि पास्ट में, इतिहास में कोई भी ऐतिहासिक घटना हुई है या कोई भी घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो आता है हिस्टोरिकल स्टडीज़ के अंतर्गत। तो अब सोचिए, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो उसमें इन सभी स्टडीज़ में से उसे कौन सी स्टडीज़ को ज़्यादा यूज़फुल रहेगा? देखिए, कोरिलेशनल स्टडीज़ केवल रिलेशन बताएंगी, सहसंबंध बताएंगी, तो ये इतनी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसीज़ में नहीं है। दूसरी रही एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ किन्हीं चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो ये भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे यहाँ पर आप अंडरलाइन करके अगर चलेंगे ना कि क्या बता रहा है, तो वो कह रहे हैं मोस्ट यूज़फुल, इन चारों में से सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सी है। और फोर्थ है हिस्टोरिकल, तो इतिहास में क्या हुआ उसका आज की पॉलिसी बनाने में एक हद तक पार्टिसिपेशन या एक हद तक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, वर्णनात्मक अध्ययन। क्योंकि वर्णनात्मक अध्ययन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो चारों हमारी तीनों बची हुई स्टडीज़ हैं उनका भी हाथ रहता है, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट या उस घटना से रिलेटेड या उस एस्पेक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी देते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ या वर्णनात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 38. Two lists are given below. Match the type of research given in list 1 with the intended use of research given in list 2. Choose appropriate. इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 में 3 टाइप ऑफ रिसर्च दे रखी हैं और लिस्ट 2 में उनका इंटेंडेड यूज़ दे रखा है कि किस केस में हम इन रिसर्चेस को यूज़ करेंगे। तो पहले हमें पता मीनिंग होना चाहिए इन रिसर्चेस का कि इनका मीनिंग क्या है। जैसे फंडामेंटल रिसर्च, तो फंडामेंटल रिसर्च को हिंदी में मौलिक अनुसंधान बोलते हैं। इनका बेसिकली प्रयोग जो साइंस के क्षेत्र में है वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि कुछ हमें मूल चीज़ें पता करनी है मैथ्स में, साइंस में, तो कुछ नया डेवलप करना, कुछ नया आइडेंटिफाई करना, किसी फिनोमेना के बारे में नॉलेज लेना, उन केसेस में इन फंडामेंटल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। बी है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग उस केस में किया जाता है जहाँ पर हम किसी सिचुएशन में जो पहले से डेवलप थ्योरीज़ हैं उनको अप्लाई करके देख सकें और उन थ्योरीज़ के बारे में उनको टेस्ट कर सकें एक तरीके से कि वो थ्योरीज़ ठीक है या नहीं है, मतलब मेनली इनको अप्लाई कर सकें जो पुरानी थ्योरीज़ हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। एवेल्यूएशन रिसर्च के अंतर्गत जो
हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, वहाँ पर इवैल्यूएशन रिसर्च कह सकते हैं। अब देखिए, अगर बाई चांस आपको इन तीनों का बहुत अच्छे से मीनिंग भी नहीं पता है, तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। इसका फर्स्ट आंसर है एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च बेस्ड नॉलेज इन अ गिवन फील्ड। दिए गए क्षेत्र में ज्ञान आधारित अनुसंधान की प्रयोज्यता का अन्वेषण करना। एप्लीकेबिलिटी वर्ड आ रहा है यहाँ पर, प्रयोज्यता मतलब उसको अप्लाई कर सके, तो इसलिए इसका जो फर्स्ट जो अप्लाइड रिसर्च है उसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, एडवांसेस साइंटिफिक नॉलेज विद एडिशन ऑफ बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स। जो साइंटिफिक नॉलेज है हमारी उसको क्या करना, बढ़ाना, किसके द्वारा, जो बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं उनकी हेल्प के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए फंडामेंटल रिसर्च। तो देखिए इसको जो है हम मिलाएंगे, ए हमारा ऑप्शन का आंसर होगा 2। अब इवैल्यूएशन रिसर्च के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बचे, अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन के लिए ट्राई करना है किसी भी चीज़ को। फोर्थ है एक्सप्लोर्स रिसर्च बेस्ड नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस। एक विशिष्ट अभ्यास के बारे में ज्ञान आधारित अनुसंधान का अन्वेषण करता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा ए का आंसर आ रहा है 2, तो ए का आंसर 2 किस में आ रहा है, सेकंड केस में, और बी का आंसर आ रहा है 1, बी का आंसर 1 किस में आ रहा है, सेकंड एंड फोर्थ केस में। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो सेकंड केस में हमारे को दो चीज़ें मिल रही हैं। अब फोर्थ वाला देखिए, क्या ये मैच खा रहा है हमारे इवैल्यूएशन रिसर्च से। एक्सप्लोर्स रिसर्च बेस्ड नॉलेज, जो रिसर्च के आधार पर जो हमने नॉलेज ली है उसको अबाउट अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस, किसी विशेष अभ्यास के बारे में उसको एक्सप्लोर करना या उसका फिर से अन्वेषण करना। तो फिर से अन्वेषण माने हो गया इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में हम यही करते हैं। तो सी का आंसर हो गया हमारा 4, और इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो है हमारा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज अ रिव्यू प्रोसेस which uses statistical techniques to synthesize the results of independently conducted prior studies। यह एक समीक्षा प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किए गए पूर्व अध्ययनों के परिणामों को संश्लेषित करने के लिए सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें जो पहले से ही रिसर्चेस किए गई हैं उनसे प्राप्त जो हमारे पास डेटा है उसको हम फिर से संश्लेषण करके या फिर से उन पे एनालिसिस करके फिर रिज़ल्ट निकालते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके फिर से दोबारा से हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं उन सभी स्टडीज़ के आधार पर। अब देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए इन चारों ऑप्शन के बारे में भी। अब फर्स्ट है यहाँ पे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और सेकंड है इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये दोनों ऑप्शन आपस में रिलेटेड हैं। जब भी हम किसी आर्टिकल का रिव्यू कर रहे होते हैं या बुक का रिव्यू कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें दो तरीके से रिव्यू कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रिव्यू क्रिटिसिज्म में उसकी आलोचना करने में हम उसके बारे में जो भी पेपर है उसके बाहरी तत्व के बारे में देखते हैं, मतलब पेपर किस तरीके से लिखा गया है, पेपर कब लिखा गया है, ऑथर की क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, और मतलब उसका जो भी फॉर्मेटिंग है, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आती है। इंटरनल क्रिटिसिज्म उसके बाद का वो है चरण है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी कंटेंट लिखा गया है उसकी वैलिडिटी, वो कितना, जो भी शब्द उनके मीनिंग्स, मतलब जो कंटेंट है वो कितना मीनिंगफुल है, कितना पर्पसफुल है, उन सब चीज़ों की समीक्षा इंटरनल क्रिटिसिज्म के अंतर्गत की जाती है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसके हम फर्स्ट और सेकंड तो आंसर नहीं है। अब रहा थर्ड आंसर, मेटा एनालिसिस। यहाँ जो मेटा शब्द है, मेटा शब्द नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मेटाफिज़िक्स,
मेटा एनालिसिस, मेटा कॉन्शियसनेस, बहुत सारी चीज़ें। तो मेटा जो शब्द है उसका मीनिंग जिस शब्द के आगे वो जुड़ जाता है उसी से ऑफ करके हम कह देते हैं। जैसे यहाँ मेटा एनालिसिस है तो उसका मतलब हो गया एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। अगर मेटाफिजिक्स तो फिजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो मेटा एनालिसिस का मतलब हो गया कि जो विश्लेषण पहले से हो रखे हैं उन्हीं का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ एनालिसिस मतलब जो विश्लेषण पहले हुए हैं उनका पुनः विश्लेषण। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला सही आंसर है, मेटा एनालिसिस। अब फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम कोई ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड माने प्रवृत्ति, बहुत सारी घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रम में ट्रेंड हमें पता चला कि इनका जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जा रहे हैं या नेगेटिव, मतलब ट्रेंड माने कि इनका इनका जो प्रवृत्ति है वो कैसी रही, तो उसको हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। ये नॉर्मली एक हमारा फ्यूचर एनालिटिक टेक्निक के अंतर्गत आता है जिसमें हम पुराने जो रिसर्चेज हैं उसके आधार पे फ्यूचर की गणना करते हैं। पर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे रिव्यू प्रोसेस दे रखा था जिसमें कि पुराने रिजल्ट को सिंथेसाइज करके हम फिर से एक स्टडी बना रहे हैं। पर यहाँ पर ये नहीं शब्द कहीं दे रखा है कि हम ट्रेंड पता कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो थर्ड वो ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42। An investigator wants to study the effect of gender on attitude towards internal evaluation by using two groups of students. The nature of the study would be। यहाँ पर जो रिसर्चर है, क्वेश्चन ये है कि रिसर्चर चाहता है स्टडी करना जो भी स्टूडेंट हैं उनके एटीट्यूड का टुवर्ड्स इंटरनल एवेल्यूएशन की। इंटरनल एवेल्यूएशन जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उसके प्रति बच्चों छात्रों का जो एटीट्यूड है वो क्या है, उस पर उसका आधार क्या है, जेंडर। उसने जेंडर को अपना एक वेरिएबल माना और दूसरा वेरिएबल जो है वो उसका है एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनल एवेल्यूएशन। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इस टाइप की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी। अब ये सोचिए यहाँ पर उसने बच्चों के बस जो मनोवृत्ति है उसको ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर वो उनकी मनोवृत्ति के बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, केवल उसे कंपेयर करना है, केवल उसको डाटा कलेक्ट करना है और उसका बताना है कि क्या ये रिज़ल्ट रहा। तो यहाँ पर उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो इसका जो सेकंड आंसर है वो तो नहीं होगा। अब उसे कंपेयर करना है, ना कि कोरिलेशन निकालना है कि कोरिलेशन क्या है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं होना चाहिए इसका। कोरिलेशन स्टडीज़ में हम कोरिलेशन निकालते हैं ना, तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव सर्वे। यहाँ उसने कोई सर्वे नहीं किया है कि बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, वो चाहता है इफ़ेक्ट पता करना जेंडर के बेसिस पे, तो इसलिए उसने दूसरा एक बेस लिया है जेंडर। तो ये केवल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि वो कंपैरिजन करना चाह रहा है दोनों ग्रुप्स का जेंडर के बेसिस पे, कि दोनों ग्रुप्स में जो लड़के और लड़कियां हैं उसके आधार पे जो उनकी मनोवृत्ति है वो कैसी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, नैमित्तिक तुलनात्मक अध्ययन या कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। थैंक यू।